सच पूछिए तो मैं अपने गांव के स्टेज पर बचपन से ही लगातार सक्रिय रहा हूं, लेकिन दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि मैं आगे चल कर के बॉलीवुड का पार्ट बनूंगा या टेलीविज़न इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा। लेकिन टेलीविज़न में उस समय बॉलीवुड का ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे टीवी करना है ये ख्याल तब आया जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कुछ मेरे मित्र थे जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स थे, जो कुछ आईएएस थे, कुछ आईपीएस थे, कुछ आईएफएस थे। तो फिर उन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर करनी शुरू की। जाहिर सी बात है, जब वहाँ से लौटते थे वो अपने जॉब पर से, ट्रेनिंग पर से, तो बहुत तरह की चीज़ें शेयर करते थे। तो मुझे लगा कि यार फिर उसके बाद उनका प्लेसमेंट किसी ऐसी जगह पे जहाँ से उनको काफ़ी सारी निराशाएं मिलती थीं, बहुत खुश नहीं थे, बहुत तरह की बातें थी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं एक्टर बनूंगा। और उस समय ये बात दिमाग में आई, लेकिन एक्टर बनूंगा, फिल्में करूंगा, ये बात दिमाग में नहीं थी। चूँकि टेलीविज़न बहुत सारे टीवी सीरीज़ वगैरह देखता था, तो लगता था कि जाकर के टीवी करना है, क्योंकि जो जस्ट एक सामने किसी से जो रिलेट करने वाली बात थी वो टेलीविज़न ही उस समय में था। तो ये है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे टीवी एक्टर बनना है। या मुझे ये पता नहीं था कि टीवी एक्टर बनने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे फिल्में इतनी सारी मिलने लगेंगी और मैं बॉलीवुड के एक्टर के नाम से जाना चाहूँगा। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे कि आपने कहा मधुबनी एक बिहार का एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग या फिर सिविल सर्विस या फिर डॉक्टर या इंजीनियर लोग यही सोचते हैं। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक्टर बनने की कोशिश की, आपने एक्टर बनना ही चुना, ठीक है। कोई ऐसा रिएक्शन भी आपकी फैमिली की तरफ से आया कि यार एक्टिंग ही आपने क्यों ज्वाइन किया? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जब मैंने ये बात अपने पिताजी से कही कि आई कॉल हिम काका जी, मैंने कहा कि काका जी मुझे एक्टर बनने का मन कर रहा है, तो श्री राम सेंटर ज्वाइन करने का जो विचार था, जो आइडिया था, वो मेरे पिताजी की तरफ से आया हुआ था। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि आप अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे अभिनेता हैं, और ये मैं कह रहा हूँ चूँकि आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, और एक बार जब कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो, क्योंकि अभिनेता बनने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो कॉन्फिडेंस आपके साथ है। एंड लेकिन जब लोगों के पास आप काम मांगने के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि क्या तुमने कोई इस तरह का कोर्स किया है, इस तरह की कोई ट्रेनिंग की है जिससे तुमको लगता है कि तुम एक्टिंग कर सको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जहाँ से आपको कुछ ट्रेनिंग मिल सके, जहाँ से आपकी जो अभिनय की जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा जो है पॉलिश हो सके। तो ये मेरे पिताजी का आइडिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं श्री राम सेंटर में एडमिशन लूँ। और तो रिएक्शन मेरे फादर का, मेरे सब लोगों का यही था कि कितनी अच्छी बात है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो भाई, फैमिली में एक आदमी को एक्टर भी बनना चाहिए। तो इसका सपोर्ट पूरी फैमिली की तरफ से था और इस मामले में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? मेरे दोस्त लोग तो जाहिर सी बात है, क्या होता है कि आप जो भी कुछ करते हैं, आपके मित्र हमेशा ही जो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे यार बड़ा ही अजीब तरह की जगह है, बड़ी अजीब तरह की जगह है जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को यहाँ से वहाँ। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कन्वर्सेशन में। आज आप बॉलीवुड से, बॉलीवुड ही नहीं, एंटरटेनमेंट जगत में आप एक जाने माने कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभिनेता बनने का आपका रुझान सबसे पहले कब आया? सच पूछिए तो मैं अपने गांव के स्टेज पर बचपन से ही लगातार सक्रिय रहा हूं, लेकिन दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि मैं आगे चल कर के बॉलीवुड का पार्ट बनूंगा या टेलीविज़न इंडस्ट्री का पार्ट बनूंगा। लेकिन टेलीविज़न में उस समय बॉलीवुड का ख्याल नहीं था, लेकिन मुझे टीवी करना है ये ख्याल तब आया जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। कुछ मेरे मित्र थे जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स थे, जो कुछ आईएएस थे, कुछ आईपीएस थे, कुछ आईएफएस थे। तो फिर उन्होंने अपनी अपनी बातें शेयर करनी शुरू की। जाहिर सी बात है, जब वहाँ से लौटते थे वो अपने जॉब पर से, ट्रेनिंग पर से, तो बहुत तरह की चीज़ें शेयर करते थे। तो मुझे लगा कि यार फिर उसके बाद उनका प्लेसमेंट किसी ऐसी जगह पे जहाँ से
उनको काफ़ी सारी निराशाएं मिलती थीं, बहुत खुश नहीं थे, बहुत तरह की बातें थी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं एक्टर बनूंगा। ओके। और उस समय ये बात दिमाग में आई, लेकिन एक्टर बनूंगा, फिल्में करूंगा, ये बात दिमाग में नहीं थी। ओके। चूँकि टेलीविज़न बहुत सारे टीवी सीरीज़ वगैरह देखता था, तो लगता था कि जाकर के टीवी करना है, क्योंकि जो जस्ट एक सामने किसी से जो रिलेट करने वाली बात थी वो टेलीविज़न ही उस समय में था। तो ये है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे टीवी एक्टर बनना है। ओके। या मुझे ये पता नहीं था कि टीवी एक्टर बनने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे फिल्में इतनी सारी मिलने लगेंगी और मैं बॉलीवुड के एक्टर के नाम से जाना चाहूँगा। बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे कि आपने कहा मधुबनी एक बिहार का एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग या फिर सिविल सर्विस या फिर डॉक्टर या इंजीनियर लोग यही सोचते हैं। आपने ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक्टर बनने की कोशिश की, आपने एक्टर बनना ही चुना, ठीक है। कोई ऐसा रिएक्शन भी आपकी फैमिली की तरफ से आया कि यार एक्टिंग ही आपने क्यों ज्वाइन किया? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जब मैंने ये बात अपने पिताजी से कही कि आई कॉल हिम काका जी, मैंने कहा कि काका जी मुझे एक्टर बनने का मन कर रहा है, तो श्री राम सेंटर ज्वाइन करने का जो विचार था, जो आइडिया था, वो मेरे पिताजी की तरफ से आया हुआ था। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे पता है कि आप अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे अभिनेता हैं, और ये मैं कह रहा हूँ चूँकि आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत है, और एक बार जब कॉन्फिडेंस आपके साथ है तो, क्योंकि अभिनेता बनने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो कॉन्फिडेंस आपके साथ है। एंड लेकिन जब लोगों के पास आप काम मांगने के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि क्या तुमने कोई इस तरह का कोर्स किया है, इस तरह की कोई ट्रेनिंग की है जिससे तुमको लगता है कि तुम एक्टिंग कर सको। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें जहाँ से आपको कुछ ट्रेनिंग मिल सके, जहाँ से आपकी जो अभिनय की जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा जो है पॉलिश हो सके। तो ये मेरे पिताजी का आइडिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं श्री राम सेंटर में एडमिशन लूँ। और तो रिएक्शन मेरे फादर का, मेरे सब लोगों का यही था कि कितनी अच्छी बात है कि तुम एक्टर बनना चाहते हो भाई, फैमिली में एक आदमी को एक्टर भी बनना चाहिए। तो इसका सपोर्ट पूरी फैमिली की तरफ से था और इस मामले में मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था, पड़ोसियों का? मेरे दोस्त लोग तो जाहिर सी बात है, क्या होता है कि आप जो भी कुछ करते हैं, आपके मित्र हमेशा ही जो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे यार बड़ा ही अजीब तरह की जगह है, बड़ी अजीब तरह की जगह है जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। मैं तुम्हारा नेचर जानता हूँ अच्छी तरह से, तुम किसके पास काम मांगने के लिए जाओगे, मुझे पता है कि तुम मांगोगे नहीं। बहुत तरह की बातें। कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अरे क्यों नहीं यार, पहली बार हर एक चीज़ के लिए, हर एक फील्ड में एक पहली बार वाली बात होती है, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें पहली बार होंगी और उसके बाद वो चीज़ें बार बार होंगी। तो कुछ मित्रों का जो है सपोर्ट था, कुछ मित्र जो है विचार सपोर्ट इन द सेंस दैट एक मोरल सपोर्ट जो होता है, वो मेरे मित्रों ने भी वो सपोर्ट उतनी ही कॉन्फिडेंटली दी जितनी मेरे परिवार वालों ने दी। आपने जब पहली बार जब अपने अभिनय किया उसके बारे में कुछ बताइए, कोई एक्सपीरियंस? मुंबई आने के बाद सच पूछिए तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मैं लोगों के पास कैसे अप्रोच करूं, कैसे जाऊं। यहाँ पर उस समय सबसे बड़ी बात होती थी कि आपके पास अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स ये सब होने चाहिए थे। फ़ोटोग्राफ्स के साथ साथ कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए था जो ज़रिया आपको लोगों के पास तक ले जाता। मैं किसी को जानता ही नहीं था मुंबई में, एक आदमी को नहीं जानता था। तो यहाँ पर जब मैं आया तो कुछ ऐसे ही आया कि भाई जा रहा हूँ वहाँ पर, और कुछ एक ऐसी जगहों के बारे में पता है जहाँ लोग बाग इस तरह के क्रियाकलाप में सक्रिय हैं, बिजी हैं, तो वहीं पर जाकर के देखूंगा, लोगों से बात करूंगा कि यार कैसे लोगों को अप्रोच किया जाए। लेकिन किसी ने उस समय मुझे कहा था कि भाई जो मॉडलिंग है वो बड़ी ही कमाल की चीज़ है, और तुम चूँकि लंबे चौड़े हो, गोरे चिट्ठे हो सकता है तुमको मॉडलिंग मिलना शुरू हो जाए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मेरे एक मित्र ने, ऋषभ लुम्बा जिसका नाम है, उसने कुछ ऐसी ख़तरनाक तस्वीरें मेरी खींची, और उन तस्वीरों को लोगों के पास भेजने के बाद, जो एड एजेंसीज थी उनके पास भेजने के बाद, मेरा रास्ता इतना आसान हो गया मैं बता नहीं सकता। और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो एड फिल्म्स के ही जो एक सिलसिला जो चल निकला था, उसी के तहत जो है मुझे एक शांति नाम का एक सीरियल मिली जो समय में डीडी पे आ रहा था। और डीडी पे आने का मतलब था कि मेरे परिवार वाले उसे देख सकते थे, बाकी चैनल्स पे हो सकता है उस समय में मेरे गांव में
हो सकता है ये जो केबल वगैरह ये सब नहीं आई होंगी, बट डीडी तो हर जगह था, डीडी तो गांव-गांव में ही था। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि यार मेरी माँ, खास करके मेरी माँ और मेरे पिताजी जिन्होंने इतना मुझे एनकरेज किया, वो वहाँ पर देख सकेंगे मुझे, इस बात की मुझे बड़ी खुशी। तो शांति मेरा पहला प्रोजेक्ट था और उसके बाद फिर कभी कोई पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। टीवी से आपका फिल्मों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? फिल्मों की तरफ देखिए, फिल्म में बीच बीच में भी करता रहा। एक फिल्म मैंने, जो मेरी सबसे पहली फिल्म थी सच पूछिए तो वो फिल्म थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द लास्ट हीरो, जो मैंने श्याम बेनेगल साहब के साथ की थी। और एक और फिल्म थी मेरी, द फंटूश द ड्यूड्स ऑफ 10th सेंचुरी। एक फंटूश नाम की फिल्म, एक सीरियल मैंने किया था आम्रपाली नाम का, और अष्टविनायक एक कंपनी हुआ करती थी जिसने आम्रपाली नाम के सीरियल को प्रोड्यूस किया था। वही लोग फंटूश बना रहे थे और फंटूश में मुझे मेन विलेन का रोल दे दिया गया। तो जो आता था मैं कर लेता था, लेकिन ऐसी रुझान कुछ ऐसी नहीं थी। उसी दौरान मुझे साउथ से एस राजमौली का भी मुझे एक वहाँ उनके यहाँ से एक कॉल आया था और मैंने 2004 में एक फिल्म उनके साथ की थी जिसका नाम था छत्रपति, उसमें मेन विलन था मैं। और छत्रपति के बाद मैंने उनके साथ यमदोंगा किया, फिर मैंने तीसरी एक तेलुगु फिल्म की, मैंने चौथी तेलुगु फिल्म की। तो तेलुगु की तरफ भी मैंने, सच पूछिए तो हिंदी से ज्यादा उस वक्त मैं तेलुगु कर चुका था, लेकिन कोई ऐसी रुझान वाली बात नहीं थी कि अब मैं फिल्में करना मैंने शुरू किया है तो मैं फिल्में ही करूं, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिल्में भी कर रहा था, जो आता था मैं करता था, क्योंकि मांगने की आदत नहीं थी, कहीं जाने की आदत नहीं थी मुझे। लेकिन सबसे बड़ा जो सच पूछिए तो जो मोड़ आया, जहां पर लोगों ने वाकई मुझे रिस्पेक्ट के साथ देखना शुरू किया, इंडस्ट्री वालों ने, वो हैदर था। विशाल जी के यहाँ से ऐसे ही एक कॉल आया कि भाई आपका ऑडिशन करना है। मैं गया उनके यहाँ, ऑडिशन दिया। 2 घंटे के बाद मुझे विशाल जी का कॉल आया। विशाल जी ने कहा कि अरे आप इतने टैलेंटेड आदमी हैं, आप मेन स्ट्रीम सिनेमा क्यों नहीं करते? मैंने कहा कि अब शायद करना शुरू कर दूंगा। मैंने उनको ये नहीं कहा कि भाई इसके लिए तो लोगों को दौड़ना पड़ता है, ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत तरह की बातें होती हैं, नेटवर्किंग वाली चीज़ होती है। मैं सब कुछ ऐसा था नहीं, मेरे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान सी हो गई थी। मुझे टेलीविज़न से इतना पैसा मिलता था, मेरे पास घर, गाड़ी, ड्राइवर, स्टाफ सब कुछ। मैं लाइफ को उस तरह से कभी मैंने देखा ही नहीं। चीज़ें बहुत ही सहूलियत से मिल रही थी। लाइफ वॉज ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एंड टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। अच्छा, आप एज एन एक्टर आप क्या देखते हैं साउथ की फिल्में और बॉलीवुड की फिल्मों में, जो क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? देखिए, दोनों के फिल्मों में क्या है कि वहाँ पर दरअसल चीज़ें फिक्टिशियस ज़्यादा है, वहाँ पर फिक्शन ज़्यादा है। वहाँ एक इशारे पर जो है अगर फूंक दे तो 4 गाड़ियाँ इधर उधर हो जाती हैं। यहाँ भी पहले होती थी लेकिन अब कम होने लगी हैं। वहाँ पर लोगों को एक्टर का लार्जर देन लाइफ पर्सोना देखना जो है बड़ा ये लगता है। बॉलीवुड में अब लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं? ओह यस, ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करने लगे हैं। हमारे जो नए लॉट के जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नई जो कुछ फिल्में आ रही हैं, नील बट्टे सनाटा टाइप जो फिल्में हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, वो डेफिनेटली ये इंगित करती हैं कि नए डायरेक्टर्स, नए टेक्नीशियंस, नए एक्टर्स, इन लोगों के लिए अब चीज़ें आसान सी हो गई। एक जो इम्प्रेशन बना हुआ था कि भाई फिल्में बनाने के लिए जो है आपको इतने करोड़ की ज़रूरत होगी, इतने सारे उसमें स्टार्स की ज़रूरत होगी, अब वो चीज़ नहीं है। अब कुछ ऐसे कुछ नए लॉट निकलने लगे हैं जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं।